इसमें हम जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आपको बता रहे थे रेडियो के विषय में। तो रेडियो के विषय में बता चुके। अब हम देखते हैं टेलीविज़न के विषय में। टेलीविज़न, इसमें हमने आपको ये जनसंचार माध्यम और लेखन, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, इसके विषय में आपको हमने बताया पहले पाठ में। तो प्रमुख जनसंचार माध्यम प्रिंट, टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि, इनके विषय में। और इसमें प्रमुख जनसंचार माध्यम क्या है और अन्य ये किस किस के मध्य आता है। इसमें प्रमुख संचार माध्यम प्रिंट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट आदि, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इनके विषय में आपको बताया। और इस प्रकार जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की विशेषताएं और कमियों से भी संबंधित जानकारी आपको मिली। ये प्रिंट माध्यम, अन्य, इसमें हम आपको बता रहे थे ये इससे क्या क्या विशेषताएं हैं और इनसे संबंधित क्या क्या कमियां हैं, इनके विषय में हम बता रहे थे। और आपको सबसे पहले हमने बताया प्रिंट के विषय में। इसमें प्रिंट माध्यम का बताया, रेडियो माध्यम की जानकारी आपको दी। इसके बाद टेलीविज़न के विषय में आपको बताते हैं कि टेलीविज़न जो है, ये जनसंचार माध्यम है, इसके विषय में बात करते हैं। अब टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार या आलेख लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। तो टेलीविज़न लेखन प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग माने जाते हैं। इसमें कहते हैं कि जो इसके अंतर्गत टेलीविज़न है, टेलीविज़न लेखन जो है वो रेडियो और प्रिंट जो हैं, इन दोनों लेखनों से, प्रिंट और रेडियो दोनों ही जो माध्यम हैं, वह इन दोनों माध्यमों से अलग टेलीविज़न माध्यम है। तो इसमें यह विशेष रूप से देखा जाता है कि इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। कम से कम शब्द हैं, उन कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा समाचार दिए जाएं, ये इसमें खूबी है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि टीवी के लिए खबर लिखने की जो बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स, जिनके आधार पर खबर जो है वो बुनी जानी है, आधार है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अब आगे हम देखते हैं अखबार की खबर जो है वो इंट्रो टेलीविज़न के समाचार लेखन में क्या क्या अंतर बताए जाते हैं। ये इस तरह से हमने इसमें इसी प्रकार से ये तो इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह का बन सकता है। कैसे इंट्रो जो हैं
आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस प्रकार से तैयार किया जाता है, बन सकता है कि दिल्ली के मालवीय नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस प्रकार से ऐसा बोलते हैं, ऐसे समाचार बन जाते हैं। लेकिन टेलीविज़न में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होती है। दरअसल टेलीविज़न पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है और बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। तो 2 बातें हो गई, 2 आधार बन गए। तो 2 हिस्सों में इसको दिखाया जाता है। तो अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास हैं तो प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। कैसे? आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखीं, फिर तेजी से फैल गईं। टीवी खबरों के विभिन्न चरण आदि। तो इस प्रकार से यहाँ पर जहाँ तहाँ इस खबर को फैला दिया जाता है। चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, वही होता है, उससे अलग कुछ नहीं होता। यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी ये सूचनाएं कई चरणों से होकर के दर्शकों के पास पहुंचती हैं। कई चरण होते हैं, तो कई चरणों से धीरे धीरे वह होकर के दर्शकों के पास पहुंचती है। वो चरण कौन कौन से हैं, वो सूचनाएं पहुंचने के चरण कौन कौन से हैं, उनके विषय में बात करते हैं। एक फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरा ड्राई एंकर, तीसरा फोन इन, चौथा एंकर विजुअल, 5वां एंकर बाइट, 6वां लाइव, 7वां एंकर पैकेज। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में इस प्रकार समझते हैं कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ जो हैं, सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है, जो जरूरी सूचना है वो दी जाती है, खास सूचना। इसी प्रकार से ड्राई एंकर के विषय में, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। तो अब ये हुआ हमारा ड्राई एंकर। इसी तरह से फोन इन, इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। और इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और एंकर मौजूद होता है और वहाँ से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वह दर्शकों को बताता है। तो ये हुआ हमारा फोन इन। अब इसके बाद में एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है। जब प्रारंभ में सूचना मिलती है उससे ही इसका प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ
और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से जो समाचार दिए जाते हैं, वाक्य बोले जाते हैं, उन्हीं पर उनका दृश्य रूप दिखाया जाता है। तो ये हुआ हमारा इस प्रकार से एंकर विजुअल। एंकर बाइट के विषय में हम जानते हैं, बाइट यानी कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व माना जाता है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी जो हैं, प्रत्यक्ष में देखने वाले जो हैं, प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा करके और सुना करके खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है, उसे प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से एंकर बाइट कहा जाता है। अब हम देखते हैं लाइव यानी किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण करना, सीधे प्रसारण दिखाना। और सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सकें। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते हैं और बताते हैं। इसको हम कहते हैं लाइव। तो ये क्रम है, इस क्रम में हम चलते हैं। इसी क्रम में हम आपको ये न्यूज़ जो हैं बताई जाती हैं। अब एक और बताते हैं एंकर पैकेज। एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक तरीका है, जरिया है, तरीका है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि आती हैं। तो टेलीविज़न इस क्रम को हमने आपको बताया, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राइव एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। इस क्रम में ये बताया जाता है और इसी ही क्रम में रहता है। तो टेलीविज़न लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रख करके किया जाता है। जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि दी जाती हैं। तो टेलीविज़न लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रख कर के किया जाता है। जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वहाँ वैसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वे दूसरों दृश्यों से जुड़ सके। उसमें निहित अर्थ को सामने लाना है ताकि खबर के सारे आशय जो हैं, सारे के सारे आशय वह खुल जाए, सब पता लग जाए। टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है। इसी प्रकार से यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उमड़ी ये भीड़, सबसे पहले यही शुरुआत होती है। उसके बाद में फिर तालाब में छलांग लगाते बच्चे। तो इन्हीं खबरों को एक कल्पनाशील रिपोर्टर अपने शब्दों से ज़्यादा बड़े मायने दे सकता है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में ये छात्र छात्राएं आज ही दाखिला लेने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी समाचार किसी इस तरह से लिखे जा सकते हैं। यहाँ पर ध्वनियाँ हैं,
नेट या नेट साउंड है, रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली है। तो इस प्रकार रेडियो टेलीविज़न के समाचारों के लेखन में भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, सावधानियां भी बरतनी चाहिए। तो इस तरह से ये हुआ हमारा टेलीविज़न का माध्यम। अब इस टेलीविज़न के माध्यम के बाद हम इंटरनेट माध्यम देखते हैं। इंटरनेट माध्यम जो है उसके विषय में थोड़ा जानकारी लेते हैं और इस जानकारी के अंतर्गत यहाँ बताते हैं कि नई पीढ़ी जो है आधुनिकता के आधार को देखते हुए अब इंटरनेट पत्रकारिता एक आदत सी बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं या जिन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज पर छपे हुए अखबार उतने ताजे और मन भावन नहीं लगते। उन्हें अच्छा नहीं लगता है समाचार पढ़ने की, उनकी इच्छा हो ऐसा नहीं है। वह अपने इंटरनेट पर ही सब समाचार पढ़ लेते हैं। उन्हें हर घंटे दो घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लगती जा रही है, देखते रहते हैं। तो इस प्रकार हम इस बात को देखते हुए अब हम यहाँ आते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट से सिर्फ एक टूल यानी औजार है, तरीका है, और जिसे वह सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार माना जाता है, तरीका माना जाता है, वहीं यह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया आ गया। इससे अश्लीलताएं फैलाई जाती हैं, इससे गंदगी फैलाई जाती हैं, तो दुष्प्रचार किए जाते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से ये कार्य किए जाते हैं। तो इसमें हर प्रकार से इंटरनेट काम करता है। अब इंटरनेट पत्रकारिता के रूप में यदि हम विचार करें तो इंटरनेट पत्रकारिता के भी हम दो रूप मानते हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम जिसे हम कह रहे हैं औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। समाचार जो हैं, न्यूज़ जो हैं, इंटरनेट के माध्यम से फैलाई जाती हैं, भेजी जाती हैं। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन तथा पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। इसे हम देखते हैं कि हर प्रकार से यह आसान, हमारे लिए हर प्रकार से आसान बना दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ ये देखते हैं कि अब इंटरनेट जो पत्रकारिता है, इस पत्रकारिता के विषय में कि इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता मानी जाती है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों को, लेखों को, चर्चा परिचर्चाओं को, बहसों को, फीचर को, झलकियों को, डायरियों के जरिए
अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं। तो वहीं इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध माने जाते हैं, उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है, क्योंकि यह एक अलग माध्यम है। इसलिए उस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। अब इसमें हम देखते हैं इंटरनेट पत्रकारिता का जो इतिहास है, इसके विषय। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर चला 1993 से 2001 तक। अब तीसरे दौर की स्थिति पैदा हो रही है। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था। तब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोगों का दौर था। सच्चे अर्थों में, वास्तविक अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 से 2001 के बीच हुई। इस दौर में तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट का जबरदस्त विकास हुआ, बहुत विकास माना जाता है। कई वेब भाषा HTML, जिसको हम बताते हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम के ब्राउज़र, वह औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं। विश्वव्यापी जो जाल है, अर्थात पूरा संसार है, वो देखा जा सकता है। इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज रफ्तार बना दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविज़न समूह विश्व जाल में आ गए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। इन्होंने अपने इंटरनेट संस्करण निकाल दिए। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफ़ी विस्तार हुआ। अब तक लोगों ने इसकी प्रासंगिकता के बारे में समझ लिया था। वे समझ चुके थे कि सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के रूप में इंटरनेट सर्वोत्तम माना जाता है। इन कारणों से कहा जा रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। तो इसी प्रकार ये जो है इंटरनेट पत्रकारिता का थोड़ा आपको हमने संक्षिप्त रूप में इतिहास बताया। अब हम देखते हैं भारत में इंटरनेट पत्रकारिता। इसमें भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ। आज
पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, एनडीटीवी, आईबीएन, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर मानी जाती हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक और जी न्यूज़ प्रमुख माने जाते हैं। इसमें इसी की प्रमुखता यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का ये माध्यम माना जाता है और हम इसे देखते हैं। अब हम इसमें हिंदी नेट संसार को देखते हैं कि इसमें हिंदी नेट संसार जो है उसके विषय में विचार करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्वजाल अर्थात इंटरनेट को ही विश्वजाल कहते हैं, में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभात साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार के अनेक मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं। अंततः ये सब मिलकर हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त करेंगे, ये निश्चित है, यही वास्तविकता है। तो इसी प्रकार से अब हम थोड़ा सा इसमें निष्कर्ष रूप देखते हैं कि इसकी निष्कर्षता के विषय में हम जानते हैं। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनामिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकोड फॉन्ट बनाए हैं। हिंदी जगत हिंदी के बेलगाम फॉन्ट पर नियंत्रण और कीबोर्ड का मानकीकरण करके ही इससे छुटकारा पा सकेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये विशेष निष्कर्ष
निष्कर्ष के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम देखते हैं, आपको आज हमने इसके विषय में बताया, और इसमें इंटरनेट पत्रकारिता, तो इसमें आजकल बहुत लोकप्रिय है, क्यों है, इस तरह के कोई भी प्रश्न बन कर के इसमें आते हैं। तो रेडियो समाचार की भाषा कैसी हो, ऐसी हो, ये सब उसमें बताया जाता है। विभिन्न जनसंचार माध्यमों में प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट से जुड़ी पाँच खूबियों और खामियों को लिखते हुए एक तालिका तैयार करें। ये सब प्रश्न के अंतर्गत ही बन कर के आते हैं। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और इसमें आप अच्छी तरह से इसे देख कर के इसके प्रश्नोत्तरी तैयार करेंगे, और इस प्रकार यहाँ पर इसका अच्छी तरह से स्वाध्याय कर लें। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक जो है उसका आधार लेकर के आप इस के विषय में संपूर्णतः पढ़ लें और इसका स्वाध्याय अच्छी तरह से करें। तो अब हम इसमें आगे आपको बताएंगे कि जो पत्रकारिता है, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न, इसे कई हेडिंग्स में हम आपको बताएंगे। पत्रकारीय लेखन के जो विभिन्न रूप हैं और लेखन प्रक्रिया है उसके विषय में आपको बताएंगे, और अन्य विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार बताएंगे। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, नाटक लिखने का व्याकरण, इस विषय में आपको हम आगे बताएंगे। और अब इसमें हम आपको फिलहाल इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम आपको विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार ये, और इसके बाद यहाँ पर कैसे बनती है कविता ये भी बताएंगे, और ये होने के बाद नाटक लिखने का व्याकरण ये बताएंगे, और व्याकरण लिखने का नाटक, इसमें एक जो इससे पहले कहानी वाली स्थिति है कि इसमें उस कहानी के अंतर्गत कैसे बनती है कहानी, एक है कैसे बनती है कहानी और एक है कैसे लिखें कहानी। तो इसमें कैसे बनती है कविता और एक है कैसे लिखें कहानी। इसमें कविता कैसे बनती है कविता, ये जो शीर्षक है इसको आप इसके विषय में नहीं बताएंगे, केवल बताएंगे कैसे लिखें कहानी, ये आपको बताएंगे। तो कैसे लिखें कहानी, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, आगे नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, नाटक लिखने का व्याकरण, ये हम इन शीर्षकों के माध्यम से आपको बताएंगे। और आज केवल इतना ही, और कल बताएंगे।